नमस्ते नमस्कार दोस्तों, बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं हाजिर हूं। और आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं 29 मई 2026 से संबंधित प्रश्नों को। पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। और अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह केंद्रित है। यहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एकदम सटीक तरीके से होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पूर्व पिछले क्लास में दोस्तों एक सवाल हमने आपसे पूछा था। इस सवाल को देखिएगा। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली भाषा को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब ये जो मातृभाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय सीबीएसई की तरफ से आया है, क्योंकि मैथिली भाषा की यहाँ बात हो रही है, ऐसे में कई सारे सवाल राय जो हो सकते हैं, लेकिन उन सभी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा था वो ये है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। तो 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 2004 से प्रभावी हुआ था। अब यहां पर 8वीं अनुसूची में मैथिली के अतिरिक्त 2-3 और भाषाएं थी, जैसे कि बोडो, डोंगरी, संथाली। देखिए यहां पर हमने लिखा भी है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि उस समय अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में कुल मिलाकर 14 भाषा ही आधिकारिक दर्जा प्राप्त थी, लेकिन संविधान संशोधन के बाद, कई संशोधन के बाद अब इसकी संख्या बढ़कर 24 नहीं बल्कि 22 हो चुकी है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। और दोस्तों ऐसे तमाम पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज को लेकर मैं कई बार आपको बतला चुका हूं कि प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इस सीरीज को भी जो आप रेगुलर देख रहे हैं, इसके भी पीडीएफ को डेली बेसिस पर आप प्राप्त कर पाएंगे। और आपको मालूम होनी चाहिए कि मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी एक सीरीज चलती है, जो लगातार हम यहां पर 2022 से आपको देते आए हैं, अप्रैल महीना एंड हुआ है तो अप्रैल तक का पीडीएफ आपको अपडेट कर दिया गया है। और मिलेगा कहां पर? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। अब सेशन में आते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न देखिएगा, यह कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा राम रेखा घाट जो बिहार के किस जिले में है, जहां सम्राट चौधरी ने भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि बक्सर। इस प्रश्न में ज्यादा डिटेल में से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बक्सर की दोस्तों बात हुई है तो सबसे पहले यहां ये देख लीजिए, राम रेखा घाट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये आप देख रहे हैं कि बक्सर में आपको ये दिखेगा राम रेखा घाट। बहुत लोग यहां पर गए भी होंगे, काफी प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों बक्सर से जुड़े हुए पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में जो प्रवेश करती है, बक्सर जिले से ही प्रवेश करती है। एक जगह बक्सर में है चौसा, और बिहार के भूभाग को गंगा नदी कहां छोड़ती है? तो कटिहार जिले में एक जगह है मनिहारी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बक्सर जिला की स्थापना वर्ष 1991 में भोजपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में हुई थी। और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे बक्सर जिला को या फिर बक्सर को ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि कहा जाता है, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और विश्वामित्र की बात करें तो भगवान राम के ये गुरु हुए। ये चीजें चर्चा कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न के रूप में देखने को मिले। और प्राचीन काल में इसका नाम, बक्सर के बारे में बात हो रही है, व्याघ्रसर्ग था, क्योंकि यहाँ पर बाघों का निवास हुआ करता था। और बक्सर में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, और जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यहीं पर हुआ था। और याद रखिए कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी को विजय मिला था। शेरशाह सूरी ने 2 बार हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी के बारे में कल हम चर्चा किए थे क्लास में। शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था। इन्होंने बहुत सारा एकदम उत्थान का कार्य किया। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी कई सारी चीजें हम कल डिस्कस किए थे। इन तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फिलहाल इतनी बातों के अतिरिक्त हम चलते हैं सीधे आज के अगले प्रश्न पे। अच्छा एक चीज और, चूंकि बात यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र की हम कर रहे हैं, चूंकि ये तपोभूमि है बक्सर, तो बक्सर में ही किला मैदान में अभी हाल ही में विश्वामित्र महोत्सव 21 फरवरी 2026 को मनाया गया। अब बोलिए, कोई भी महोत्सव या फिर उत्सव जो होते हैं ना, वो वास्तव में इंपॉर्टेंट होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना है, क्योंकि अभी आप ये सारी चीजें देख रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सवाल के दृष्टिकोण से इसे देखिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो आप इसे अच्छे से हल करके आ पाएंगे और बड़ी प्रसन्नता होगी। महोत्सव से संबंधित प्रश्न बनते हैं।
पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में थावे महोत्सव को लेकर प्रश्न बना था, जो गोपालगंज में थावे दुर्गा मंदिर में ये आयोजित होता है। तो सवाल बनते हैं ऐसे। अगला सवाल है कि 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपैड निर्माण की घोषणा की है। ऐसे प्रश्न में एक ही चीज हमने पूछा है, और ये घोषणा जो हुई है ये वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है और दूसरा कैमूर में। तो अगर जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण और कैमूर में। अब दोस्तों यहाँ जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 की बात करें तो ये एक संवाद कार्यक्रम था जो खास करके अभी पटना में आयोजित हुआ, सचिवालय स्थित, जो मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित जो संवाद सभागार है यहाँ पर। अब इसका उद्घाटन जो नए मुख्यमंत्री बिहार के बने सम्राट चौधरी, इनके द्वारा किया गया। अब इसी संवाद सभागार में एक्चुअली जो कार्यक्रम था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, इस थीम पर प्रवेशिकोत्तर यानी कि पोस्ट इंट्रांस छात्रवृत्ति लाभुकों को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ था, जहां पर सम्राट चौधरी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा किया। अब इन घोषणाओं में एक इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि कार्यक्रम में उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन प्रतियोगिता आयोजित कर इसके विजेताओं को सम्मानित या फिर पुरस्कृत करने की घोषणा किया। और लगे हाथों ये भी ध्यान रखिए, यहीं से हमने प्रश्न अराइज किया था। और फिर इसके अलावा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण तथा कैमूर में हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया गया। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में पर्यटन की आवाजाही आसान हो गई। मतलब ये चीजें ध्यान रखिएगा। बात यहाँ पर अगर पर्यटन की हो रही है तो बिहार सरकार का एक घोषणा ये भी अभी हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं प्रत्येक 3 महीने में 2 दिनों के अवकाश पर राजकीय पर्यटन स्थलों में जाएंगे, मतलब वो दौरा करेंगे अपने परिवार के साथ, और ये अनिवार्य किया गया है। ये चीजें यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां जरा ध्यान रखिए, बिरसा मुंडा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिरसा को लेकर यह थीम यहां पर देखिए, बिरसा मुंडा पर यह थीम आधारित है, उन्हीं के सम्मान में। तो बिरसा मुंडा से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, ऐसे एग्जाम में सवाल का रूप लिया है। इसको ध्यान से देखिए कौन कौन से सवाल हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था, बिरसा मुंडा किस धर्म प्रचार से प्रभावित होकर ईसाई बने थे, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे, उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हो बहू तो नहीं, लेकिन इसे कठिन स्तर का बनाकर आपको पूछा जा सकता है। और ऐसे स्लाइड को हम इसलिए आपके बीच रखते हैं ताकि आप इसे देखें तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो कि ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। ध्यान से इसको देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, पूरा रिवीजन दीजिए। देखिए कई बार बीपीएससी में यहां से सवाल बने हैं, जेपीएससी में बने हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों बिरसा मुंडा को लेकर इतनी बातें तो हो ही रही है, एक इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स का ही एक पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बीमारी है सिकल सेल। अब इस डिजीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है, पहले तो ये जान लीजिए कि सिकल सेल जो डिजीज है वो आखिर है क्या। तो शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन के प्रभाव को ये रोकता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक अनुवांशिक विकार है, यानी कि एक अनुवांशिक बीमारी है, डिजीज है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जून 2025 में भारत सरकार ने इस रोग यानी कि सिकल सेल के उपचार के लिए नई दवाओं का अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापना करने की घोषणा की थी। जो भी संस्था या फिर जो भी लोग इसके उपचार को लेकर के दवाओं के अनुसंधान और विकास पर कार्य करेंगे, उन्हें सम्मानित करने को लेकर पिछले साल ही ये घोषणा हुई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल का रूप ये ले सकता है। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला संसद रत्न पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। जरा विकल्पों को देखने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से विकल्प यहां पर, मतलब कौन कौन सा कथन यहां पर सही है। तो दोस्तों पहला कथन है कि संसद रत्न पुरस्कार जो है ये 2026 के लिए जो घोषणा हुई है इसमें 12 सांसदों का चयन किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, और चयनित सांसदों में से 10 लोकसभा से तथा 2 राज्यसभा से संबंधित है, तो ये भी सत्य है। और तीसरा कथन देखिएगा, ये कहता है कि यह पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। नहीं, ये जो कथन है ये असत्य है। तो कुल मिला के 2 ही कथन सत्य है, कथन 1 और 2। कौन से विकल्प
विकल्प में है वो विकल्प नंबर ए में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और वो नाम को देखने का प्रयास कीजिए। पहले तो ये जान लीजिए 12 सांसदों का चयन किया गया, जिसमें 10 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से है। और इस बार 4 संसदीय समिति भी इसमें सम्मानित करने को लेकर मतलब जो घोषणा हुई थी या फिर चुना गया है, जो यहां पर ध्यान रखिएगा 4 संसदीय समिति, वो यहां पर हमने लिखा भी है। तो इसमें जरा देखने का प्रयास कीजिए, इसमें 10 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से, राज्यसभा वाला यहाँ 11 और 12 नंबर पे आप देख रहे हैं। और इसमें जरा ये देखने का प्रयास कीजिए, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, इसमें राज्य हमने मेंशन किया है। अच्छा, इसी में देखिए यहां पर थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, तो इसमें बिहार का कोई भी सांसद का नाम आपको नहीं दिखेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार के किसी भी सांसद को इस सम्मान से सम्मानित करने को लेकर घोषणा नहीं हुई। इसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये कुछ राज्य हैं, और एक तो गुजरात से भी हैं। तो ऐसे में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, सवाल यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अभी भारतीय संसद को लेकर चर्चा करेंगे, जो चर्चाएं अभी हम लोकसभा और राज्यसभा पे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्नों में आगे आप वो चीजों को देखेंगे। अगले सवाल पर आइएगा कि हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है राघव चड्ढा, जो कि अब तक आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। विकल्प नंबर बी यहां इसका राइट आंसर है। राघव चड्ढा को आप यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों, याचिका समिति की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो राघव चड्ढा। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इस समय सीपी राधाकृष्णन हैं। तो इन्होंने इस वर्ष मतलब कि 10 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन जो किया है 20 मई 2026 को, मतलब इस स्थिति से प्रभावी हुआ है। तो ऐसे में अध्यक्ष के रूप में चुना गया किन्हें, तो राघव चड्ढा को। ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है ना। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब दोस्तों, याचिका समिति क्या है, इसका गठन कब हुआ था, ये सारी चीजें इन दिनों खबरों में होंगे और इसको आपको ध्यान रखना है। पहले याचिका समिति को समझिए कि राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है, और ये आपको ध्यान रखना है कि नागरिकों द्वारा संसद में भेजी गई याचिकाओं और शिकायतों की जांच करती है। और इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़े जनहित मामलों पर विचार करना और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना। इसी का अध्यक्ष अभी राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। ये 10 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और 9 जो रिमेनिंग है इसके सदस्य होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि याचिका समिति संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है। वर्ष 1921 में ही ये अस्तित्व में आया था, इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसे नाम याचिका समिति कब मिला, तो वर्ष 1933 में मिला। और ये 10 सदस्यीय समिति का स्वरूप कब से बना है, तो वर्ष 1964 से। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आजादी के बाद पहली बार राज्यसभा में इसका गठन हुआ था, कब, तो वर्ष 1952 में। ये कुछ तिथियां हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मतलब यहां पर वर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बार गठन 1952 में हुआ, और 10 सदस्यीय कमेटी जो प्रारूप है वो वर्ष 1964 से अस्तित्व में, वर्तमान फॉर्मेट जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये चीजें यहां जरूरी हो जाती है। अब देखिए, बात यहां पर राज्यसभा की हो रही है। हम चर्चा कर चुके हैं कि राज्यसभा के पदेन जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। इतनी जानकारी जानते हैं आप लोग। और राज्यसभा जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, मतलब एक उच्च अंग है, या फिर बोल सकते हैं कि सर्वोच्च संस्था है, जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य एक्चुअली 6 साल का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, मतलब वो कभी भंग नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसके उपसभापति, सभापति तो आप लोग जान चुके, लेकिन उपसभापति बने हैं बिहार के जो एक राजनीतिक दल है जदयू, इससे संबंधित एक नेता जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। 17 अप्रैल 2026 को ये निर्विरोध तीसरी बार चुने गए हैं। पहली बार 2018 में, फिर 2020 में, और तीसरी बार 2026 में इस पद के लिए चुने गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह, ये नाम ध्यान रखिए, तीसरी बार ये चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति के पद पर। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, सभापति कौन है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, पदेन सभापति। इसको लेकर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 में इसका प्रावधान किया गया है। अब बात यहां अगर उपराष्ट्रपति की हो रही है, तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल
जो इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है मतलब इस अनुच्छेदों में 63 से लेकर 71 तक इसका वर्णन यहाँ पर हमने किया है। समय नहीं है, इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, मतलब आप लोग पढ़े हुए होंगे ही, बस रिवीजन दीजिएगा। यहाँ मैं अगर इसको पढ़ाने लगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। कई बार हम तो डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको देखिए, पढ़िए और याद रखने का प्रयास कीजिए। मैं आपके बीच ये चीजें इसलिए रखता हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल रिपीट होते हैं कई बार, और ये चीजें अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इस रिपोर्ट जो मतलब अभी हाल ही में आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं। पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो दूसरे फुटबॉलर अभी बने हैं लियोनेल मेसी, जो विकल्प नंबर डी में आपको दिख रहा है। और इनके बारे में देखिए यहाँ पर विकल्प में हमने कुछ लाइन और लिखा है, अच्छा सभी में हमने लिखा था लेकिन राइट आंसर तो यही है। तो लियोनेल मेसी की ही कप्तानी में फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम किया था तीसरी बार, है ना। ये फीफा विश्व कप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2022 वाला संस्करण, ये कतर में आयोजित हुआ था। अब ये पढ़ाया हुआ है 2022 में ही हमने आपको पढ़ाया था और अच्छे से सारी जानकारी आपको दिया था। यहां देख लीजिए कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला कतर में खेला गया। 36 साल बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना, ये तीसरा वर्ल्ड कप का खिताब था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीजें अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों फीफा की बात हो रही है तो फीफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, जरा इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एसएससी और उसके बाद यूपीएससी, बिहार, एसआई, एनटीपीसी आदि एग्जाम में सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल हम देख लेते हैं, फीफा विश्व कप की शुरुआत कब और कहां हुई। दूसरा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। ऐसे सवाल आपको ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है और बनते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में। चलिए उसके बाद यहां पर देखिए हम बात कर रहे थे लियोनेल मेसी के बारे में। मेसी को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं, इसके बारे में करंट अफेयर्स का एक ये प्रश्न है कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनकी 70 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया था, खुद इनके ही द्वारा। अब ये आप यहां पर वही जानकारी देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची किसी भी फुटबॉलर की प्रतिमा है, पश्चिम बंगाल में फीट ऊंची है ये प्रतिमा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस प्रतिमा में मेसी को 2022 फीफा विश्व कप ट्रॉफी को उठाते हुए दिखलाया गया है। जो मेसी 13 से 15 दिसंबर 2025 तक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टूर पर भारत दौरे पर थे, कई शहरों का दौरा किया। इसी दौरान कोलकाता में उन्होंने अपनी इस प्रतिमा का अनावरण किया था, है ना। ये चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। कल हमने एक इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि इस ईद के अवसर पर, पहले तो पुनः से एक बार फिर से ईद की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ये ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि 2 दिन ये ऑफर आपके पास है ना। अब ये ऑफर आज मध्य रात्रि समाप्त हो जाएगी। किसी भी कोर्स में, तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज, यहां तक कि पीडीएफ में भी, ई बुक वाला जो सेक्शन एप्लीकेशन और वेबसाइट पे है, हर चीज में आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर आज के लिए वैध है। अब यहां पर ये ध्यान रखिए 300 अभ्यर्थियों के लिए ही ऑफर लाया गया था, अब ये समाप्त होने वाली है। जितनी जल्दी हो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर है और ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। इस कूपन कोड को अप्लाई करते हुए आप तमाम कोर्स जो करंट अफेयर्स या फिर 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी मेंस आदि को लेकर जो कोर्स हो रही है आप उसे वहां से ले सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण की गई अग्नि-1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है, यहां से अग्नि-1 मिसाइल का एक प्रकार से यहां पर परीक्षण किया गया है। तो ऐसे में यहां जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यह स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। अच्छा, परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक हथियार हैं वो क्या है, तो वो गोले बारूद आदि इस तरह के, मतलब ऐसे पारंपरिक हथियार इसको कहा जाता है। तो दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, लिक्विड ईंधन नहीं या फिर गैसीय ईंधन नहीं, बल्कि ठोस ईंधन का इसमें प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग होता है। इससे कम समय में यह तेजी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हाल ही में इसका परीक्षण उड़ीसा से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से
किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, और प्लस परमाणु तथा पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये चीज प्रश्न में हमने यहाँ पर शामिल किया था वही, तो यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट नजर आती है। उसके बाद अगले सवाल पर आइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यास्त्र क्या है। अब ये सूर्यास्त्र जो आप नाम देख रहे हैं ना, इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो दोस्तों ये स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। अब ये स्वदेशी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम क्या है, अब इसको समझिए, फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। बात हम कर रहे हैं सूर्यास्त की, और इसका विकास अभी हाल ही में पुणे स्थित नाइब लिमिटेड ने इजराइल की एबिल्ट सिस्टम के सहयोग से किया है, जिसे अभी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है महाराष्ट्र के शिरडी से भारतीय सेना के लिए रवाना किया है। दोस्तों यहां इस लॉन्चिंग सिस्टम की बात करें तो ये एक मल्टी कैलिबर यानी कि एक विभिन्न आकार और व्यास वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो 150 से 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर ये सटीक हमला कर सकता है। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, जनरली जो लॉन्चर होते हैं वो निश्चित कैलिबर और सीमित रेंज के रॉकेट दाग सकते हैं, लेकिन जो सूर्यास्त की हम बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर सिस्टम है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग क्षमता और अलग अलग दूरी के रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। अब इसे ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, एक टीवी का जो रिमोट होता है, जैसे मान लीजिए हमने एलजी का टीवी परचेज किया, तो उसमें एक रिमोट मिलता है जो कि केवल एलजी के टीवी पर ही और उसी टीवी पर वो काम करता है ना। लेकिन एक यूनिवर्सल रिमोट होता है जो लोकल मार्केट में आपको मिलेगा या फिर ऑनलाइन भी, यूनिवर्सल रिमोट मतलब उसका नाम ही ऐसे होता है। तो वो रिमोट क्या होता है कि जनरली लगभग सारे टीवी पर काम करता है। तो उसी प्रकार का ये एक लॉन्चिंग सिस्टम है जो लगभग विभिन्न प्रकार के, जैसे कि यहां पर बात हम कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के रॉकेट को मतलब ये लॉन्च कर सकता है ना। एक लॉन्चिंग सिस्टम है सूर्यास्त्र। आई होप कि इसे अब यहां पर अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं, कुछ भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। अगर सवाल बनेगा सूर्यास्त्र क्या है, वही तो प्रश्न में हमने पूछा था, तो आप यहां पर अच्छे से आंसर कर दीजिएगा। अब यहां पर उसी चीज को लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा है, एक पोस्टर तस्वीर के माध्यम से। आप इसे देखना चाहे, पढ़ना चाहे, सारी चीजों को एकदम डिटेल में यहां पर हमने रख दिया है। चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो पी सत्यन इस पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कवर पेज को आप पुस्तक के यहां पर देख सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पी सत्यन। पुस्तक का पूरा नाम क्या है, तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्नीकर, क्योंकि इस पुस्तक में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक पी.एन. पन्नीकर के जीवन और उनके संघर्षों को लेकर इसमें चर्चा किया गया है। इसी पर यह आधारित है, मतलब ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है। देखिए केरल में पी.एन. पन्नीकर ने जो साक्षरता आंदोलन चलाया, जिस वजह से इन्हें साक्षरता आंदोलन का जनक तथा फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से मतलब ये संज्ञा इन्हें दिया गया है। मतलब यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पर आधारित ये पुस्तक है, जिसके बारे में मतलब ये चीजें अभी जो खबरों में हुई है, पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक के लेखक कौन है, किन पर आधारित है, उनकी क्या उपलब्धियां रही, वो चीज आप यहां पर देख सकते हैं। पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा 22 मई 2026 को। अगला एक और पुस्तक है, बेटर नेवर स्टॉप नामक एक चर्चित पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, जिन्होंने लगभग 14 वर्षों तक फेडरल बैंक के एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ के रूप में कार्य किया है। बेटर नेवर स्टॉप इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहां पर देख रहे हैं, और जरा देखने का प्रयास कीजिए कि यहां पर लेखक का नाम भी है श्याम श्रीनिवासन। ये तो प्रश्न में पूछा गया था, लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहां उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इस प्रश्न में पुस्तक का नाम और लेखक का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले सवाल पर। हाल ही में आयोजित एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर 10.10 सेकेंड में या फिर इससे कम समय लेने वाले पहले भारतीय धावक कौन बने हैं। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। 10.10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर का दौड़ पूरा करने वाला पहला भारतीय धावक, जो एक रिकॉर्ड है, इसका मतलब यहां पर जो रिकॉर्ड रहा वो 10.09 सेकेंड रहा, और ये एक मतलब एक सीमा दिया गया कि इसके अंदर से। तो नाम है गुरिंदर वीर सिंह, मतलब इन्हें यहां तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये अभी जो उपलब्धि इन्हें
हासिल हुई। जो रांची में एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 आयोजित हो रहा है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता और इनका रिकॉर्ड रहा 10.09 सेकेंड। लेकिन यहाँ एक चीज ये ध्यान रखिए कि 10.10 सेकेंड, ये अगर हम एक सीमा को मतलब निर्धारित करें तो इससे कम समय में 100 मीटर का दौड़ पूरा करने वाले ये भारत के पहले एथलीट बने हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इस प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर जो कि रजत पदक हासिल किए, वहीं पर प्रणव प्रमोद कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। दोस्तों जरा पुरुषों की 10 लेवल की 100 मीटर अगर हम यहां पर स्पर्धा की बात करें तो इसमें जो रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम है। अब जरा इस रिकॉर्ड को देखने का प्रयास कीजिएगा, 2009 में रिकॉर्ड बना था। यहां उसेन बोल्ट के बारे में लिखा गया है कि पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम दर्ज है 9.58 सेकंड में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक अद्भुत रिकॉर्ड है जो शायद पता नहीं कब टूटे। और ये रिकॉर्ड जो बना था 16 अगस्त 2009 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 9.58 सेकंड में ये रिकॉर्ड बना था, जो 100 मीटर स्पर्धा की बात हो रही है ना। ये चीज ध्यान रखिए। अगले सवाल पर आइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे प्रति वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। यह दिवस किस ऐतिहासिक आयोजन के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है 25 मई को, ये अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? तो यहां इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1924 में पेरिस ओलंपिक में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व वाले फुटबॉल टूर्नामेंट की जो 100 वर्ष पूरी होती है, 100वीं वर्षगांठ के बाद इसकी शुरुआत होती है, तो इसी की स्मृति में यह मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। वही चीजें यहां पर हमने लिख दिया है ना। अगले सवाल पर आइए। भारतीय वायुसेना के इतिहास में या फिर इतिहास में कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सानिया, जो हरियाणा की है। अब इसको समझिएगा, कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो मतलब खास करके विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देते हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब उन्हें ये सम्मान जो मिलता है, ये सम्मान जो है वैसे क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान है। तो पहली महिला अभी बनी है कौन? तो सानिया, जो कि हरियाणा की है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहां समाप्त होता है और आज के सेशन का ये सवाल है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले जो ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं और जो डाउनलोड कर भी चुके हैं तो पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में जाके वहां जो भी कोर्स आप लेंगे, इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल पेड कोर्स पे नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज और तमाम पीडीएफ पर भी लागू होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।